हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके PYQ और सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेस्ड है। यानी आपके सैम्पल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन है, वैसे ही हर एक चैप्टर से हमने 2 मार्क्स के 6-7 क्वेश्चन उठाए हैं और आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो PDF है वो PDF आपको मिल जाएगी हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है, बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से। इधर आपको साइड में फ़ोटो आ रहा होगा। पब्लिक चैनल है, आप चाहे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस PDF को एक्सेस करो और इसको पढ़ो। तो क्वेश्चन कैसे है? पहली बात तो हमने चैप्टर का नाम लिखा है कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके हमने सब लिखा है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है उसके साथ कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी ये जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट से आया है आपको ये भी मैंने लिख कर दिया है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको थोड़ा मतलब टफ लग रहा है आंसर करने में, तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से है और आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को आपको थोड़ा और पढ़ना है। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अभी हम शुरू करते हैं। ओके, एक और बात कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, शुरू करने से पहले एक और बात आ जाती है। इसके पहले नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैराथन, एक और लेक्चर, जहाँ पे हमने 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं 25, और इसके बाद हमने और 15 क्वेश्चन लिए हैं 6 मार्क्स के, वो भी चैप्टर वाइज सेम इसी पैटर्न में हमने ली हुई है, बस आपका क्वेश्चन अलग है और कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और 2-3 दिन में ये 2 वीडियोस और आएंगी। मैराथन क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैराथन आपको ज़रूर से देखना है। यहाँ से हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे वो ज़रूर आएगा, क्योंकि यही तो है आपके बुक में। और क्वेश्चन भी डिट्टो आ सकता है उसमें भी, बट मैं उसका ऐसे दावा नहीं करती हूँ कि डिट्टो आएगा, फिर नहीं आएगा तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं आया, आपने तो बोला था। तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज इंटेलिजेंस कंसिडर्ड अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट रेदर देन एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट? तो इंटेलिजेंस को हम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, एक एब्सोल्यूट नहीं क्यों कहते हैं? एब्सोल्यूट यानी फिक्स्ड, हम एब्सोल्यूट मानो जो एब्सोल्यूट है एकदम फिक्स्ड है, और रिलेटिव यानी इससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, मतलब फिक्स नहीं, नॉट फिक्स्ड, इट्स लाइक इसका ऑपोजिट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेलिजेंस से पहला क्वेश्चन कब से आपके स्क्रीन पे आ रहा था, आपने पढ़ भी लिया होगा। सो इसका कॉन्सेप्ट हमारा है इंटेलिजेंस। सो नाउ कैसे आंसर करना है हमने बताया था, कैसे लिखना है राइटिंग वाली स्ट्रेटेजी वीडियो में, वो आपको देखना है। अब इसके साथ साथ आपको पहले मैं और बता देती हूँ, जैसे जो भी क्वेश्चन आया, जिस भी टॉपिक के बारे में पूछा गया, क्योंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो पहले बहुत छोटा सा एक या आधा लाइन में उस टॉपिक को आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करना है 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट्स में। दिस इज द स्ट्रेटेजी टू राइट 2 मार्क्स आंसर, एंड द सेम गोज फॉर 3 to 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। बस आपको कंटेंट में जो पूरी कहानी लिखोगे उसमें थोड़ा सा लेंथ बढ़ा करना है। ओके, सो इंटेलिजेंस को हम क्यों एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहते हैं? सो इंटेलिजेंस क्या है? रेफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड अडेप्ट टू वंस एनवायरनमेंट। ओके, अब हम इसको क्यों रिलेटिव कहते हैं? बिकॉज इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होता है। जो एब्सोल्यूट है वो फिक्स्ड है, और अभी कोई चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस होता है, तो इन्फ्लुएंस होता है तो वो फिक्स नहीं रहेगा। दिस इज द मेन रीज़न। एंड द another reason, मेरा इंग्लिश भी कितना खराब हो गया है, एंड another reason is it is considered intelligent behavior varies from one culture to another culture। तो पहली बात तो इंटेलिजेंट बिहेवियर वेरी होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस वेरी होती है, दैट्स वाई इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एंड इंटेलिजेंस ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड, दैट्स वाई इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड पर्सन। ये कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट से। तो साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड पर्सन का 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट पहले क्या है, ये कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, तो ये है क्या एक्चुअल में?
तो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट रेफर्स टू इफेक्टिव कोपिंग विद पर्सनल एंड एनवायरमेंटल डिमांड्स। तो एक इंसान की जो भी पर्सनल डिमांड, जो भी एनवायरनमेंट, मतलब देखो एडजस्टमेंट माने क्या है, जिस भी जहाँ भी रखा गया उस चीज़ के साथ अडॉप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, दिस इज इट। और इसके दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सो इमोशनल स्टेबिलिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, देखो कंट्रोल है, स्टेबल है, तभी एडजस्ट कर पा रहा है। देन रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी, उसको रियलिटी से तालमेल है, रियलिटी की समझ है उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एप्टीट्यूड डिफर फ्रॉम इंटरेस्ट? एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट टॉपिक है। सो एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट बोथ आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस बट डिफर इन मीनिंग। तो हाउ डज एप्टीट्यूड डिफर फ्रॉम इंटरेस्ट? डिफर्स इन मीनिंग। अब कैसे, उसको भी हमें 2 पॉइंट में बताना है क्योंकि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, मुझे थोड़ा सा जुकाम है, बीच बीच में मैं शायद रुक जाऊंगी, वीडियो पॉज करके थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, ध्यान मत देना इन चीज़ों पे, आप बस पढ़ते रहो। So aptitude refers to the potential ability to learn a skill and interest refers to liking or preference for an activity। तो यहाँ पे ध्यान दो। So aptitude होता है किसी इंसान में किसी भी स्किल को सीखने की, किसी भी नई चीज़ को सीखने की जो एक क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होती है, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। अब ये जनरल नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर स्किल को या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एंड इंटरेस्ट इज लाइकिंग या फिर प्रेफरेंस, जैसे मैं टी प्रेफर करती हूँ, है ना। सो दिस इज लाइक कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, चाय में है, टी में मेरा इंटरेस्ट है। एंड एप्टीट्यूड इज ए एबिलिटी टू लर्न स्किल। अब जो चाय बनाने की जो रेसिपी है, तो पर्टिकुलरली चाय बनाने की रेसिपी को अगर मेरे में सीखने की क्षमता है, दैट विल बी माई एप्टीट्यूड। ओके, अब यहाँ पे देखो, चाय बनाने की क्षमता डज नॉट इक्वल्स टू कि मुझे पूरी कुकिंग आती है, बस एक सिर्फ चाय की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर चीज़ की जब बात करते हैं, सीखने की एबिलिटी है, दैट इज एप्टीट्यूड। और किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं, अच्छा लगता है, जैसे चाय पसंद है, चाय प्रेफर करते हैं ओवर कॉफ़ी, सो दैट इज इंटरेस्ट। ओके, अभी इंटरेस्ट आपको ज़्यादा और समझ में आएगा क्योंकि आप लोग दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते रहते हो शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 रीजन वाई इंटेलिजेंस टेस्ट में शो कल्चरल बायस। तो ये क्वेश्चन है कल्चरल बायस से, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था चैप्टर 1 के। सो कल्चरल बायस ऑकर व्हेन टेस्ट फेवर सर्टेन कल्चर ग्रुप। तो बायस कब होता है, जब जो टेस्ट है वो किसी सर्टेन ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जाता है। अगेंस्ट नहीं जाता है, हम अगेंस्ट नहीं जाते, हम बोलेंगे फेवर नहीं करते हैं, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब इसका रीज़न क्या है? सो इसका रीज़न है The test item reflects specific cultural experience and language used may be unfamiliar to some group। तो जो टेस्ट है वो हो सकता है किसी किसी कल्चर का जो एक्सपीरियंस है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड द सेकेंड वन इज कि जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो शायद मतलब अनफेमिलियर होगी उस कल्चर ग्रुप से, तो इस तरीके से बायस आएगा। जैसे मानो एक कल्चर, जैसे एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैं बंगाली हूँ, तो मेरा बंगाली कल्चर है, तो अब ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम बंगाली में ही चलता है, जैसे जैसे मानो चावल खाना, इन लेट्स से हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, हम बोलते हैं उसको भात बोलते हैं हम। सो भात खाना, जैसे चावल ज़्यादा कंज्यूम करना, तो कोई अगर ऐसा टेस्ट है जो लोगों के फूड हैबिट को मानो टेस्ट करता है, तो हमें तो भात खाना अच्छा लगता है, चावल के ऊपर हमारा प्रेफरेंस रहेगा। कोई दूसरी कम्युनिटी है जो चावल नहीं खाते, रोटी ज़्यादा खाते, तो उनके लिए वो एक्सपीरियंस रहेगा, तो वहाँ पे अगर हम चावल वाली सर्वे टेस्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे हम बंगाली में है, टेस्ट बांग्ला में है, तो हमारे फेवर में है। जो बांग्ला नहीं जानते हैं उनके लिए अगर रहेगा लैंग्वेज, तो जो बांग्ला नहीं जानते उनके लिए बायस क्रिएट होगा यहाँ पे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को जितना आता है एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इस तरीके से पढ़ाओ, ऐसे समझाओ कि आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, चाहे आप आगे साइकोलॉजी पढ़ो ना भी पढ़ो, बट आपको याद रहे आपने क्या पढ़ा था। क्योंकि बस एकेडमिक्स तो ठीक है, मार्क्स के लिए भी पढ़ा है, चलो ज्ञान की बात छोड़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। दिस इज वेरी बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अंडरस्टैंडिंग और इमोशन को मैनेज करना सीखते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सिखाता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है।
जब हम खुद की जो इमोशन है उनको समझते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमें स्ट्रेस कम होता है। एंड दूसरी बात, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। तो जब मैं अपने इमोशन को समझती हूँ, दूसरों को भी समझूंगी, तो दूसरों के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बिल्ड होगा। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, वो अच्छा चैप्टर 1 से 7 क्वेश्चन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, state any two uses of psychological testing in school. So psychological test helps in assess mental abilities and behavior. Okay, so इसका स्कूल में क्या काम होगा? आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज, हम निकाल सकते हैं कि बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, कौन से बच्चों को किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ को सीखने में दिक्कत आती है, और हम इनको बच्चों को हम उनकी प्रेफरेंस को, लाइकिंग को जान के हम उनको एजुकेशनल और करियर एडवाइस भी दे सकते हैं, करियर गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आप लोग इस करियर में जाओ, आगे जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, इससे आपका अच्छा होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 और फिर हमारा आएगा चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाई डू दे एग्जिस्ट? दिस इज द क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ मतलब जानना है। ये मतलब कॉमन इन द सेंस कि ये एकेडमिक्स के बाहर भी है चीज़ें। दिस इज़ वाई आई लाइक साइकोलॉजी। मुझे साइकोलॉजी इसलिए पसंद है क्योंकि इट्स नॉट ओनली जस्ट फिक्स्ड इन एकेडमिक, फिक्स्ड इन लाइक कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं इसमें। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब सीमित नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड आई वाज सेइंग लिमिटेड around textbook, so I said fixed, so it's not fixed, it's limited to textbook। आप बहुत बाहर की चीज़ें भी जान सकते हो, सीख सकते हो। So individual difference refer to the variation in psychological characteristics among people। लोगों में जो psychological characteristics हैं वो उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि लोगों की हेरिडिटी में प्रॉब्लम है, मतलब अलग है, हेरिडिटी डिफर करती है, और एनवायरनमेंट और लर्निंग डिफर करती है। ओके, तो हम और आप क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपकी जेनेटिक्स कुछ अलग है, मेरी कुछ अलग है, मेरा एनवायरनमेंट कुछ अलग है, मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो लर्निंग से वो अलग है, आपके अलग है, या फिर आपके और आपके दोस्त के क्यों अलग है? सेम थिंग। ओके, देन हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 हम बोलते हैं, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर 2। सो सेल्फ एंड पर्सनालिटी, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, नया चैप्टर नए कलर से पढ़ते हैं। ओके, हाउ डज सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप ड्यूरिंग एडोलसेंस? सो एडोलसेंस के टाइम पे सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, थोड़ा जूम करती हूँ, मेरे को दिखने में आसानी रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सीधी बात है, और इसमें आप एडोलसेंस भी जोड़ सकते हो, एडोलसेंस करके आप इसको भी जोड़ सकते हो। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, हमने सिखाया था कि पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, फिर जो पूछा है उसको 2 या 3 पॉइंट में लिख देना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप ड्यूरिंग एडोलसेंस? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड इवैल्यूएट देमसेल्फ। एक इंसान कैसे खुद को परसीव करता है, खुद के बारे में उसकी क्या सोच है, क्या विचार है, कैसी चीज़ें हैं, उसी को वो कहते हैं हम उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये एडोलेसेंट में कैसे डेवलप होता है? सो बिकम डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस कैसे होता है? बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स एंड सोशल कंपैरिजन। तो पहली बात तो एडोलेसेंट एज में सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो हम मतलब खाली आंखों से मतलब खुली, लाइक वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ऐसी अंदरूनी डेवलपमेंट होती है जो कि हम देखते नहीं है बट बच्चों के अंदर होती रहती है। दिस इज़ वन थिंग। एंड ऑर्गेनाइज होती है, समझते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, और उससे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरी लाइफ ऐसे है, मुझे ऐसा करना है, ये पढ़नी है, वैसे पढ़नी है। अभी अभी के एडोलेसेंट बहुत एडवांस्ड है हमारे टाइम से। ओके, एंड ये जो पीयर्स है यानी जो फ्रेंड ग्रुप है जो सेम एज वाले हैं और जो सोशल कंपैरिजन है उससे भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ ए पर्सन विथ हाई सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू वैल्यू वन प्लेस ऑन वन सेल्फ। किसी के नज़र में खुद की कितनी वैल्यू है या फिर वो अपने आप को कितना वैल्यूएबल मानता है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। अब जो इंसान की सेल्फ एस्टीम हाई होगी उसकी क्या 2 फीचर्स होंगी? ही विल बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट किस में होगी? अपनी एबिलिटीज़ में,
और वो इमोशनली स्टेबल होंगे। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर 2, व्हाई आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है जिनको कि हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट क्यों कहते हैं। वो मेरे ऐसे ना नेक में बहुत ऐसे पेन हो रहा है। मैं अचानक से मेरा मुंडी नीचे था, मतलब मैं स्क्रीन में देख रही थी, अचानक से मैंने सर उठाया तो पूरा खट करके ऐसे हुआ। सो वाई आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है वो पहले समझो आप। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक आर द टेक्निक जिनसे हमारी अनकॉन्शियस एस्पेक्ट पता चलती है। सो सिंस अनकॉन्शियसली पता चलता है, जो मतलब कॉन्शियस मतलब जो सीधा दिमाग में है, सीधा डायरेक्ट, बट अनकॉन्शियस इज लाइक जो हमारे दिमाग के अंदर है, मतलब इन द मोर लाइक डेप्थ में है, ज़्यादा डेप्थ पार्ट में है। सो दैट इज अनकॉन्शियस। तो क्योंकि ये अनकॉन्शियस पार्ट को एक्सेस करता है, दैट्स वाई हम कहते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट पार्ट को नहीं एक्सेस करता है, इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से जो अनकॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिजायर्स है, उनको पता लगाती है। दैट्स वाई इट इज इनडायरेक्ट। ओके, सो यूज एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इनर फीलिंग्स अननोइंगली। तो एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई ऐसे इस तरीके की स्टिमुलाई यूज़ करते हैं जिससे कि इंसान की मन की बातें सामने आ जाती है, पहली बात। एंड दूसरी बात, लोग जाने अनजाने में अपनी जो इनर फीलिंग्स है वो बता देते हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ इनडायरेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं पूछ रहे बट इनडायरेक्टली पता तो कर ही रहे हैं। ओके, जैसे कि मानो एक ऐसा आपको छवि दिखाया गया, मतलब एक ऐसा मानो फोटो कोई दिखाया गया है, और यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसा सिनेरियो है, बस कुछ सिनेरियो है, तो कोई एक इंसान से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो कोई पर्टिकुलर इंसान इस चीज़ का जो मतलब बताएगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि ऐसी चीज़ों के बारे में इसके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते होंगे। देन दिस इज़ वाई कि अननोइंगली, उनको नहीं पता है बट ऐसे आती रहती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट माइंड रीडर है। नहीं, माइंड रीडर नहीं होते, वो लोग एनालिसिस कर पाते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में डिफ्रेंशिएट करो। सो बोथ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ बट डिफर इन नेचर। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम ये है, हमारी मतलब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब खुद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, टॉपिक है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल जो आपके मतलब दायरे में है वो सब आपको पता है। सो दिस इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़, कि मेरे दायरे में, मेरे बारे में मुझे जितना जानना है, जान सकते हैं उतना सब कुछ पता है। सो दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। एंड सेल्फ एस्टीम इज़ इवैल्यूएटिव। सेल्फ एस्टीम मतलब हमने पढ़ी थी ना ऊपर में, सेल्फ एस्टीम क्या है कि अपने ऊपर अपनी जो वैल्यू है, हम अपने ऊपर कितना वैल्यू प्लेस करते हैं। सो दैट इज़ इवैल्यूएटिव, हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे जैसे कि टू डिफरेंस है, तो मैं एक बात बता दूँ, जब भी डिफरेंस आएगा आपको लिखना है ऐसे बॉक्स बना के। ऐसे में आपने इधर लिख दिया सेल्फ कॉन्सेप्ट और इधर लिख दिया आपने सेल्फ, और ये सेल्फ एस्टीम ऐसे करके एक पॉइंट इधर बढ़ाओगे, इधर लिखोगे ऐसे सीरियल नंबर ऐसे करके, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे मीनिंग, फिर यहाँ पे मेजर करके ऐसे लिख दोगे। तो जब भी डिफरेंस आए ऐसे टेबल बना के लिखना है। देखो मुझे तो टेबल बना के लिखने में, मैं ड्राइव में ये लिखती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मेरा उतना टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। तो पहले में आपको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन, फिर दूसरे में ये मीनिंग में आप ऐसे मेजरमेंट में आप लिख सकते हो कि ये डिस्क्रिप्टिव है और ये इवैल्यूएटिव है, और फिर इधर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो करके, एक एग्जाम्पल आप छोटू सा दे दोगे। ओके, तो ऐसे आपको हमेशा जब भी डिफरेंस वाला आया आपको बॉक्स बना के लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कल्चर से हमारी पर्सनालिटी कैसे आती है, इसका कॉन्सेप्ट कल्चर एंड पर्सनालिटी है। सो जो कल्चर है, कल्चर हमें क्या प्रोवाइड करती है, देखो वैल्यू प्रोवाइड करती है। तब वैल्यू मतलब जो एथिक्स है, हमारी जो मोरालिटी है वो है। फिर नॉर्म्स, मतलब नॉर्म्स माने रूल्स, एंड बिहेवियर पैटर्न, हम किस तरीके से बिहेव करेंगे वो भी कल्चर से आता है। सो कल्चर से पर्सनालिटी कैसे डेवलप्ड होती है, तो ये हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसको शेप करता है।
क्योंकि हमारा बिहेवियर पैटर्न हमारे कल्चर से आता है, तो हम सोशियली मतलब समाज में कैसे बिहेव करेंगे, दैट विल बी ए रिजल्ट ऑफ हाउ आवर कल्चर बिहेवियर पैटर्न इज। एंड सेकेंड थिंग इज, इससे हमारी एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये भी इसको भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारे खुद के पर्सन में कैसे ट्रेट्स होंगे, किस तरीके के ट्रेट होंगे, वो किससे एक्सप्रेस होगा, हमारे कल्चर से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरल रेटिंग स्केल। तो जो बिहेवियरल रेटिंग स्केल है उसकी 2 लिमिटेशन बताओ। अब लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स, हम कि इसकी क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक लिमिटेड है। सो बिहेवियरल रेटिंग स्केल जो है डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन पे, ये बात आप पहले जानो, क्योंकि जो बिहेवियर है वो हम देखते हैं कौन बंदा कैसे बिहेव करता है, और वो कैसे रेट की जाती है ऑब्जर्वेशन से। अब जो ऑब्जर्वर है उसकी खुद की बायास हो सकती है, और बिहेवियर हर अलग अलग सिचुएशन में वेरी हो सकती है। जो ऑब्जर्वर है वो बायास कैसा आएगा, जैसे कोई बिहेवियर है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वर है उसके लिए वो सही है, कोई दूसरा है उसके लिए वो गलत है, तो यहाँ पे रेटिंग स्केल में मतलब डिफरेंस आएगा। और दूसरी बात, अब कोई बंदा बिहेव एक जन के सामने घर पे है तो अलग बिहेव कर रहा है, स्कूल में है तो अलग कर रहा है, ऑफिस में है तो अलग कर रहा है, बाहर है तो दोस्तों के साथ तो अलग है, घर पे भाई बहन के साथ है तो अलग है। सो बिहेवियर में ऑल्सो चेंज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, देन विल बी गुड टू गो टू चैप्टर 3, जो कि पीछे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि मुझे भी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर पर्सनैलिटी टेस्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है यानी जो ऑफिस है, कॉरपोरेट है मेनली, वहाँ पे क्यों ज़रूरी है, तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट का टॉपिक है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, आंसर है कि अंडरस्टैंड वर्क रिलेटेड बिहेवियर। तो जो वर्क प्लेस है वहाँ पे वर्क रिलेटेड बिहेवियर है, उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है। सो यूज्ड फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो वर्क रिलेटेड बिहेवियर है, जिस तरीके का वर्क हमारे यहाँ पे की जाती है, क्या उसके लिए हमारा जो एम्प्लॉय है वो मतलब फिट है या नहीं है। एंड हेल्प्स इन लीडरशिप असेसमेंट, कि हम किसको लीडर चुनेंगे, आगे जाके किसको प्रमोशन करेंगे, किसको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए भी वो होती हैं। ओके, आई थिंक मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे अभी देखो 22 मिनट हुआ है, तो आई थिंक हमारा एक चैप्टर 10 मिनट ले रहा है, तो मतलब हमारा 1 आवर में हो जाना चाहिए। ओके, अभी इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, नया चैप्टर नया कलर। ओके, मैंने कहा था कि आप लोगों की फेवरेट कलर कौन सी है वो आपको कमेंट करना है, फिर मैं अपनी फेवरेट कलर से आपको रिप्लाई करूँगी। इसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओके, तो चैप्टर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट फिजिकल हेल्थ। तो स्ट्रेस से फिजिकल हेल्थ कैसे ख़राब होती है, तो स्ट्रेस का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होती है हमारी बॉडी में, और कैसे ख़राब होती है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और रिस्क ऑफ इलनेस। तो दोनों एक ही बात कहती हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और हमें बीमार पड़ने की जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही बात है, जो अगर रोग मतलब बीमारी को प्रिवेंशन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो रोग होने का वो बढ़ जाएगा। हम बांग्ला में इम्यूनो सिस्टम को कहते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनो जो, हाँ अभी कैसे मैं बताऊँ, बट आई समझ गए ना, रोग प्रतिरोध क्षमता। ओके, क्वेश्चन 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ये भी मैंने बताया था, जब भी डिफरेंस आएगा आपको बॉक्स बना के लिखना है। ओके, द न्यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस ऐसे करके आप लिखोगे, इधर आप सीरियल ऐसे करोगे लिखोगे। तो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस से आया है क्योंकि 2 तरीके की स्ट्रेस है, तो टॉपिक हमारा है यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। अब स्ट्रेस जान लो, 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। और जो हमारा यू स्ट्रेस है दैट इज़ अवर पॉजिटिव स्ट्रेस, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस होती है। और दूसरा होता है डिस्ट्रेस, जो कि नेगेटिव है, जिससे हमें एंजाइटी और डिसफंक्शन होती है। ओके, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अमंग एडोलिसेंट्स। अब एडोलिसेंट में जो स्ट्रेस आता है उसके 2 सोर्सेज बताओ। तो मल्टीपल प्रेशर होता है, मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रेशर होता है एडोलिसेंट में। तो किस तरीके से, एकेडमिक प्रेशर से आता है, पीयर्स की एक्सपेक्टेशन से आता है होगा,
तो एकेडमिक प्रेशर, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, आप लोग भी उसको समझ पाते हैं, और दूसरा पीयर एक्सपेक्टेशन, आपके दोस्त बोल रहे हैं चल इधर घूमने जाते हैं, चल इस लड़की को मैसेज करते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, आप मानो नहीं करना चाहते हो बट लोग आपसे बोलते हैं नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा, तो आपको उससे भी स्ट्रेस होता होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज अप्रेजल इम्पॉर्टेंट इन स्ट्रेस प्रोसेस। तो स्ट्रेस प्रोसेस में अप्रेजल क्यों ज़रूरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव अप्रेजल कॉन्सेप्ट से आया है। सो अप्रेजल का मतलब क्या है, पहले आप वो समझो। इवेलुएटिंग ए सिचुएशन एज स्ट्रेसफुल और नॉट। तो अप्रेजल मतलब पता है ना, जैसे ऑफिस में होता है अप्रेजल होता है, फिर उससे थोड़ी बोनसेस मिलती है, परसेंटेज ऑफ सैलरी बढ़ती है। सो अप्रेजल का मतलब होता है इवेलुएट करना। तो अप्रेजल करके हम देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो सच में स्ट्रेसफुल है या नहीं है, जो बताया जा रहा है कहानी वो सच में स्ट्रेसफुल है या नहीं है। तो इसका क्यों मतलब ज़रूरी है, तो ज़रूरी इसलिए है डिटरमाइन स्ट्रेस परसेप्शन, स्ट्रेस के परसेप्शन को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, और इससे हमारी जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है उसको भी हम डेवलप कर पाते हैं। सो डिटरमाइन स्ट्रेस परसेप्शन, स्ट्रेस को हम किस तरीके से परसेप्ट कर रहे हैं उसको भी हम जान पाते हैं। मतलब क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं कि स्ट्रेसफुल है या नहीं, तो हम देखते कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं वो मतलब सही है गलत है इस तरीके से। और अगर अप्रेजल में निकलेगा कि सच में स्ट्रेस है तो उसको कैसे कोप करना है उसको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रोल डज सोशल सपोर्ट प्ले इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जब स्ट्रेस को मैनेज करना होगा उसमें सोशल सपोर्ट किस तरीके से काम आता है। तो सोशल सपोर्ट क्या है, इमोशनल और प्रैक्टिकल हेल्प देता है आपको। नाउ इससे क्या होता है, जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है वो कम होती है। अब आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको कोई सपोर्ट दे रहा है, तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है, जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी के साथ आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा होगा वो थोड़ा रिड्यूस होगा, और आपको उस स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी भी आपकी एनहांस होगी। यानी पहली बात तो जो स्ट्रेस है वो कम होगा, दूसरी बात आपको इससे लड़ने की थोड़ी बहुत ताकत मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट एनी टू बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे वक्त के लिए अगर किसी को स्ट्रेस है, उससे क्या दो बिहेवियरल इफेक्ट आ सकते हैं। सो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इफेक्ट्स बिहेवियर निगेटिवली। अब बहुत लंबे टाइम तक अगर स्ट्रेस है तो इससे इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव ही होगा। दैट्स इट, सीधी बात है। अब इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, पहली बात तो इंसान हो सकता है बहुत इरिटेटेड हो जाए, बहुत एग्रेसिव हो जाए, गुस्से वाला हो जाए, और दूसरी बात है सब्सटेंस एब्यूज या विड्रॉल, आप दारू वारू पीने नशे वशे करने के चक्कर में पड़ जाए। बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग नशे वशे करने लग जाए, क्योंकि वो एक स्ट्रेस रिड्यूस करने का उनको बहुत ईजी तरीका लगता है, जो कि है नहीं। आप लोग ऐसे मत करना कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 पे हम जल्दी आ रहे हैं। इस चैप्टर को हमने बहुत कम टाइम पे किया है क्योंकि थोड़ा इजी है। आप देख सकते हैं पेज कितनी है। सो क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग डिफर फ्रॉम इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इसको मैंने बहुत ढंग से बताया हुआ है जब हमने पढ़ा था। सो कोपिंग स्ट्रेटेजीज से ये क्वेश्चन आया है। सो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या है और इमोशन फोकस कोपिंग क्या है, पहले वो समझो आप। तो जो प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब जो हमको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर हम फोकस करते हैं, और मानो जो जड़ है स्ट्रेस का उस जड़ को या उखाड़ के फेंक देते, माने प्रॉब्लम को ही फेंक देते उखाड़ के। दूसरी बात है उस प्रॉब्लम से हम कैसा इमोशन महसूस कर रहे हैं, हम इमोशन पर ध्यान देते हैं और उस इमोशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस कैसे है। सो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग टारगेट्स द कॉज, जो कारण है उसको टारगेट करता है, जो कारण है उसी को फेंक देता है उखाड़ के। एंड इमोशन फोकस जो हमारे इमोशन है उसको बस चुपचाप से मैनेज करते हैं। दैट्स इट। ओके, देन हमारा चैप्टर 4, वाह हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड 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 गोइंग। ओके, अब मेरी थोड़ी तारीफ भी करो। गुड गोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 4। अभी तक हमने 25 भी नहीं किया, आधा क्वेश्चन भी नहीं किया, लेकिन आधा घंटा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से है। सो वाई इज एबनॉर्मल बिहेवियर कंसिडर्ड ए मॉल एडप्टिव बिहेवियर। तो ये टॉपिक हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर से है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डिफाइन है वो हमने बता रखी है, आप देख लेना। सो एबनॉर्मल बिहेवियर रेफर्स टू पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग।
तो अलग अलग डेफिनेशन है उसका सोसाइटी पे, ऐसे वैसे बहुत तरीके के हैं, बट जो कि डेली फंक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं होता है वही अब नॉर्मल है, सीधी बात है। सो डेली फंक्शनिंग बिहेवियर जो कि नॉर्मल पैटर्न से नहीं होती है वही एबनॉर्मल है। सो एबनॉर्मल माने जो नॉर्मल नहीं है बस। अब इसको मल अडेप्टिव क्यों बोलता है? सो ये इंसान की जो एबिलिटी होती है लाइफ डिमांड के साथ कोप करने की, उसको ना कम कर देता है। मतलब लाइफ डिमांड करती है कि वो बंदा सही ढंग से खाना पीना करे, काम पे जाए, पैसे कमाए, अपना अपना ध्यान रखे, अपनी हाइजीन का ध्यान रखे। बट जो बेसिक डिमांड है, ये बेसिक डिमांड पूरी करने की जो एबिलिटी है इसको कर देता है ये रिड्यूस। दूसरी बात है इज डिसरप्ट पर्सनल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। वही बात है कि पर्सनल जो फंक्शनिंग है, जैसे इंसान का खुद का ध्यान रखना, हाइजीन मेंटेन करना, इसको नहीं ढंग से होने देता है, अब नॉर्मली बिहेव करता है। सोशल सोसाइटी के साथ, दूसरे लोगों के साथ, समाज में उसकी बनेगी नहीं तो इस चीज़ को भी प्रॉब्लम होता है। और ऑक्यूपेशनल, अब काम पे नहीं जाएगा, दूसरों के साथ बर्ताव अच्छे से नहीं करेगा तो उसकी ऑक्यूपेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट एनी टू सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के दो फंक्शन बताओ, सॉरी फंक्शन नहीं, सिम्टम्स बताओ। मैं थोड़ा सा इनहेलर भी यूज़ करती हूँ बीच बीच में। सो इसका टॉपिक हमारा है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व होती है जब एक्सेसिव फियर होता है। अब एंजाइटी तो समझ आती है ना सबको, तो एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी कब डिसऑर्डर में बनती है उसके दो सिम्टम बताओ। सो एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स एक्सेसिव फियर, बहुत ज़्यादा डर, चिंता, टेंशन, ये सारे वही है, वरी, टेंशन चिंता 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 ता चिता चिता चिंता चिंता, ऐसे करके आप याद करो। ओके, सो क्या है, तो पर्सिस्टेंट रेस्टलेसनेस एंड नर्वसनेस। तो सिम्टम क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी अटैक आपने सुना होगा, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, वो सब भी हमने पढ़ा हुआ है। सो पर्सिस्टेंस, रेस्टलेसनेस एंड नर्वसनेस। तो पर्सिस्टेंट माने लगातार इंसान को रेस्टलेसनेस महसूस होता है, मतलब चैन नहीं मिलता है, बस लगता है क्या है, कुछ होगा नहीं होगा, मतलब शांति नहीं है, चैन नहीं है। और नर्वसनेस, नर्वस फील होता है। दूसरी बात, फिजिकल सिम्टम जैसे कि हार्ट बीट होता है और स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट बीट होगा और स्वेटिंग होगा। तो ये कुछ सिम्टम है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज फोबिया डिफर फ्रॉम जनरल फियर। सो फोबिया, फोबिक डिसऑर्डर से ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है। सो फोबिक डिसऑर्डर है, सो फियर इज नॉर्मल इमोशन रेस्पॉन्स टू ए रियल थ्रेट। सो फोबिया क्या है और नॉर्मल फियर क्या है? सो डर लगना, जैसे फियर है, जनरल फियर, डर, और फोबिया दोनों में क्या फ़र्क है? तो जो डर है वो एक नॉर्मल इमोशन है जो कि एक रियल थ्रेट है। जैसे मतलब क्या है, जैसे अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, एक नॉर्मल रियल लाइफ थ्रेट, एक नॉर्मल सिचुएशन, उस पर आपको अचानक से थोड़ा डर लगना इज ओके, मतलब एकदम परफेक्टली फाइन। बट अगर ऐसी कारण वरण जाते ही लाइट अंधेरा, मतलब लाइट मतलब बूझते ही अंधेरा होते ही आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह हो जाता है, मतलब इंटेंस आपको इरेशनल फियर होना लगता है, इंटेंस फियर, सो दैट इज फोबिया एंड इट परसिस्ट इवन व्हेन देयर इज नो रियल डेंजर। तो जैसे अचानक से लाइट चला गया, घर अंधेरा हो गया, इसमें कोई डेंजर की बात नहीं है, बट जब नॉर्मल डर है वो डर आपको नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लगेगा, बट फोबिया आपको होगा तो कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी रियल में कोई डेंजर नहीं है, तब भी आपको डर लगने लगेगा, दैट इज फोबिया। ओके, 25 क्वेश्चन नंबर, मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के दो कारण बताओ। अब डिप्रेशन के कारण बताओ, ये तो बता सकते हो ना। ओके, सो इसको थोड़ा ना एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एडिटिंग में ही कट हो जाएगा साइड वाइड से। ओके, सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशियल फैक्टर। सो डिप्रेशन कब होता है? जब बायोलॉजिकल और साइकोसोशियल दोनों फैक्टर मिलके ऐसा एक स्थिति पैदा करती है, दोनों में मतलब इंटरेक्शन होती है और चीज़ें ख़राब चलने लगती है, तब डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के दो अगर कारण हैं, तो पहली तो है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। अगर किसी की बायोलॉजिकल पैटर्न में भी थोड़ी बहुत अनबन है, जेनेटिकली भी वल्नरेबल है कोई इंसान, तभी उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरी बात है
बहुत लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया, कोई ट्रॉमा आ गया, तो वहाँ पे भी इंसान को डिप्रेशन होता है। जैसे हम PTSD पढ़ते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो इस तरीके के जैसे ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस होता है, उसी तरीके से कोई भी ट्रॉमा अगर होता है तो उसमें डिप्रेशन भी होने की चांसेस होती हैं। मतलब कोई ऐसा कुछ हादसा हो गया जिससे बंदा डिप्रेसिव हो गया ऐसा एकदम से, तो वो भी होता है। अब वाई सिजोफ्रेनिया क्लासिफाइड एज साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब सिजोफ्रेनिया को हम साइकोटिक डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? सो सिजोफ्रेनिया इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। तो इसको साइकोटिक डिसऑर्डर हम क्यों बोलते हैं? साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है? साइकोटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होती हैं जहाँ पे इंसान को तो जो रियलिटी है उससे कोई आता पाता ही नहीं रहता है ना। मतलब वो एक अलग ही इंसान, अलग ही दुनिया में चला जाता है। ऐसे साइको साइको मतलब नाम से पता लग रहा है। तो लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करेगा बेटा, नाम में ही है सब कुछ। साइकोटिक साइको में ही आता है, नाम में ही है। सो क्यों क्या जाता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, जब इंसान सिजोफ्रेनिया किसी को होता है तो वो डिल्यूजन में रहता है, उसको हेलुसिनेशन होता है। जैसे आपको पता होगा डेलुलू इज द सोलुलू। सो जो डेलुलू में आप रहते हो ना, वो एक्चुअली सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है। अब ऐसे मत बोलना कि आपने बोला सिजोफ्रेनिया। ओके। क्या ही मैं भी बोल रही हूँ, जस्ट इट्स लाइक कि से जब डिल्यूजन में रहते हैं, मतलब नहीं है तब भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है एक्चुअली में ये सब है डिसऑर्डर, बीमारी है। तो कई बार मजाक में मैं बोल भी देती हूँ, बट फिर मतलब उसी मोमेंट में मुझे लगता है कि कैसा लगता होगा जो किसी अगर इंसान है जिसको एक्चुअल में ये डिसऑर्डर है, या फिर किसी के फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको एक्चुअल में ये डिसऑर्डर है, तो उसको कैसा लगता होगा। हम ऐसे मजाक कर रहे हैं ऐसे। सो मतलब इंस्टेंट रिग्रेट होता है। ओके। ऑन डिस्टर्ब थिंकिंग और परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो सिजोफ्रेनिया जब किसी को होता है तब वो डिल्यूजन में रहता है, एलुसिनेशन होता है, और थिंकिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है, रियलिटी का परसेप्शन जो है वो ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट 26 है क्या? ओ अच्छा ठीक है, 27 स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OCD। OCD आपको पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो OCD एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि इंट्रूसिव थॉट और रिपीटेटिव एक्शन से मतलब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं जिसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव। OCD मतलब कि ऑब्सेशन आपको पता है, किसी चीज़ के साथ बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो जाना, उसी के बारे में बार 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 उसी का थॉट आते रहे ना, दैट इज ऑब्सेशन। एंड कंपल्सिव इज आपको लगता है कि कोई भी एक्शन लेना, रिपीटेटिव एक्शन लेना, ये कंपल्सरी है। सो दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ऑब्सेशन इज अनवांटेड रिपीटिंग थॉट्स, किसी चीज़ के बारे में रिपीटेडली थॉट्स आपको आ रहे हैं। एंड कंपल्शन इज रिपीटेटिव बिहेवियर्स टू रिड्यूस एंजाइटी। तो बार बार किसी बिहेवियर को करते रहना, तो किसी एक्शन को परफॉर्म करना इज कंपल्शन। आपको लगता है कि ये बिहेवियर करना, ये एक्शन करना इज कंपल्सरी। और ऑब्सेशन में आप ऑब्सेसिवली मतलब थॉट करते रहो, तो मतलब सोचते रहते हो किसी के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में। अभी अगर आप ऑब्सेस्ड हो किसी के लिए, तो किसी के प्रति, तो आपको समझ आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज वाई इज अर्ली डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट। अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसका अर्ली डायग्नोस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए नहीं, मतलब जनरली कोई भी बीमारी है वो जितना जल्दी डायग्नोस हो जाए उतना जल्दी आसान है। तो अर्ली डायग्नोसिस हेल्प्स इन टाइमली इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो टाइमली हम उसको इंटरवेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और जो सिम्टम है वो ज़्यादा वर्स नहीं होगा, ज़्यादा गंदे वाली सिम्टम नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं आएगा, एंड इंटेंस सिम्टम्स नहीं होगा, और चांसेस ऑफ इफेक्टिव रिकवरी, और जल्दी पता लगेगा तो रिकवरी के चांसेस भी मतलब ज़्यादा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर थेराप्यूटिक अप्रोचेस। हम दूसरा और कलर चूज़ करते हैं, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 5 में, जो कि हमारा है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। तो अभी हमने बीमारी के बारे में सब कुछ पढ़ा, अभी हम थेरापीज के थ्रू उन बीमारी को कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। 12th का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है, एकदम पूरा कहानी बताई हुई है, कहानी की तरह है एकदम। ओके। क्वेश्चन नंबर 29
मैंने पी ली थोड़ी सी पानी और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि थेराप्यूटिक अलायंस क्या है। हमने लास्ट परसों ही मैंने वीडियो डाली चैप्टर 5 का 1 शॉट, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया थेराप्यूटिक अलायंस। सो थेराप्यूटिक अलायंस रेफर्स टू द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट। जो क्लाइंट जिसको थेरापिस्ट ठीक करता है और जो थेरापिस्ट है उनके बीच में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक अलायंस। अभी इसका मीनिंग क्या है या फिर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर बताना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया ये समझाने के लिए कि कई बार हो सकता है आपको बस सीधा पूछ दे कि ये क्या है। तो ये क्या है, 1 नंबर का डिफिनेशन आप लिखोगे तो आपको देगा 1, लेकिन हमको लिखना है 2 के लिए, 2 मार्क के लिए, तब आप कैसे लिखोगे। सो मीनिंग क्या है, मीनिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट आउटकम। तो ये 2-4 और मतलब ऐसे आप कहानी बना के लिखोगे ना तो ये आपको 2 नंबर मिलेंगे, समझ गए ना। ऐसे सीधा इसको लिखोगे तो आपको देगा 1। और बांग्ला में लिख दिए 1, हिंदी में कैसे लिखते, एक ऐसे, एक ऐसे लिखते, 1 मिलेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 230, वाई इज कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट इन साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स प्राइवेसी, किसी भी क्लाइंट का प्राइवेसी मेंटेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आपका टॉपिक है, एथिक्स से आया है। और ऊपर वाला किससे आया था, आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप टॉपिक से आया था, थेराप्यूटिक अलायंस। अभी हमारा एथिक्स से क्वेश्चन है। सो ये क्यों ज़रूरी है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्राइवेट रखें। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है। सो इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा क्लाइंट और थेरापिस्ट के बीच। और दूसरी बात, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि जो क्लाइंट है मेनली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें लोगों की बहुत पर्सनल चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। किसी का तो पूरा का पूरा पास्ट को लेके हम पूरा उस पर चर्चा करते हैं। तो अब कोई आप पे भरोसा करके बताएगा तो उसको इतना भरोसा होना चाहिए ना कि उसकी इन्फॉर्मेशन आप लीक ना करें, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सही से सलामत से रहे। तो ये इस कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर मतलब जहाँ पे क्लाइंट ही सेंटर है, जैसे अतिथि देव भव अतिथि नारायण, वहीं पे क्लाइंट ही सब कुछ है, क्लाइंट ही नारायण है, उसी के लिए सब कुछ है। सो क्लाइंट सेंटर थेरेपी फोकसेस ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्शन। मतलब इंसान क्लाइंट का सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डायरेक्शन के लिए ही ये होता है, जिससे आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है और आप एज अ थेरापिस्ट आपको एम्पैथेटिक रहना है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब कैसी भी स्थिति हो आपको पॉजिटिव ही रहना है। देखो 40 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच गए। हाउ डज बिहेवियर थेरेपी हेल्प इन मल अडेप्टिव बिहेवियर। सो ये जो मल अडेप्टिव बिहेवियर वाला टॉपिक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है और भी पिछले चैप्टर में भी आया है। तो बिहेवियर थेरेपी क्यों है। सो देखो, मल अडेप्टिव बिहेवियर को हम सीधे बोलते हैं जो गलत सलत बिहेवियर है, जो ठीक ठाक बिहेवियर, गलत सलत मतलब जो ठीक ठाक नहीं है। तो बिहेवियर थेरेपी क्या करेगी भाई, बिहेवियर थेरेपी जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है उस पर काम करती है। यानी बिहेवियर को हम बोलते हैं कि मेनली बिहेवियर हमारी आती है लर्निंग से, मॉडलिंग से। मतलब मॉडलिंग मतलब हम देख देख के ऑब्जर्व कर करके सीखते हैं। तो इसी पे बिहेवियर थेरेपी काम करती है। अब मल एडेप्टिव बिहेवियर पे बिहेवियर थेरेपी कैसे काम करता है। सो रीइंफोर्स एडेप्टिव बिहेवियर। पहली बात तो जो मल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको हटा के हम चाहते हैं कि एडेप्टिव बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करें। एंड देन रिड्यूसेस मल एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज थ्रू कंडीशनिंग। हम क्लाइंट में कंडीशनिंग करके मल एडेप्टिव बिहेवियर होने पर उसका जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता था उसको कम करके हम एडेप्टिव बिहेवियर को उसमें एडप्ट करने की कोशिश करते हैं। और एडेप्टिव बिहेवियर से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है हम उसमें उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लाने की कोशिश करते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33। ये भी चैप्टर थोड़ा लेंदी है। बाकी देखो लेंदी क्या ही बोलूँ, सारे ही ऐसे ही हैं अभी। सो वाई इज एम्पैथी एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव थेरापिस्ट। तो ये एम्पैथी से है। एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, मैंने बहुत बार बोली हुई है। एम्पैथी मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ को समझना, और सिंपैथी मतलब दूसरों के लिए आपके मन में दया भाव आना, करुणा भाव आना, उसके लिए उसको आपको हेल्प करने का मन होता है, उस लाचार बेचारा बेचारी ऐसी फीलिंग आती है।
बट एम्पैथी में ऐसा नहीं है। तो एम्पैथी में हम किसी की जगह पे अपने आप को रख कर समझते हो। तो ये एज अ थेरापिस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका अगर ये एबिलिटी होगा तभी आप क्लाइंट की जो फीलिंग्स है वो उनके पर्सपेक्टिव से आप समझ पाओगे, पहली बात तो। इससे आपका जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होगा। और दूसरी बात, क्लाइंट जो है आपके पास बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड फील करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी इतनी अच्छी चीज़ तो है, लेकिन फिर भी चांद में भी दाग है, तो साइकोथेरेपी की लिमिटेशन तो हो ही सकती है। वो क्या है? साइकोथेरेपी की प्रैक्टिकल लिमिटेशन तो है, जैसे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी बात है नॉट सफिशियंट अलोन फॉर सेवरल मेंटल डिजॉर्डर। अब बहुत सारे ऐसे डिजॉर्डर्स होती हैं जहाँ पे मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है ना, मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे सिर्फ थेरेपी जो है वो हो सकता है इनफ ना हो, सफिशिएंट ना हो। ओके, मैं बहुत डायलॉगबाजी करती हूँ ना, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज कॉग्निटिव थेरापी हेल्प क्लाइंट चेंज फॉल्टी थिंकिंग। तो जो CBT हमारी है, जो कॉग्निटिव थेरापी है, कॉग्निटिव बेस्ड थेरापी, जैसे कॉग्निटिव थेरापी CT CBT नहीं, अलग दोनों ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसे ही हम बोलते हैं, नाम दोनों ही बोल सकते हैं। तो ये क्लाइंट की, एक मिनट, तो ये क्लाइंट की फॉल्टी थिंकिंग जो है उसको चेंज करने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखो मैं इन्हेलर बार बार ऐसे इन्हेल कर रही हूँ क्योंकि जुकाम है। अभी थोड़ा ऐसे टाइम है ना, जैसे गर्मी भी लगती है दोपहर को, फिर सुबह और शाम ठंडी भी लगती है, रात को ठंडी लगती है। तो ठंडा पानी फ्रिज का पी के मेरा थोड़ा हो गया सर्दी जुकाम। अब फॉल्टी थिंकिंग को कैसे ठीक करती है कॉग्निटिव थेरेपी? तो हमारी जो थॉट पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करती है, जो थॉट पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। सीधी बात है, जैसी सोच वैसा व्यवहार, आप जैसे सोचोगे वैसा व्यवहार करोगे। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके सोच से आपकी बिहेवियर होती है, और आप जैसे बिहेव करते हो वैसे ही आपकी सोच है, मतलब दोनों ही चीज़ आपस में रिलेटेड है। तो इसलिए हम उन दोनों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम आपकी जो इरेशनल थॉट्स है, जिससे कि आपका गलत बिहेवियर हो रहा है, या फिर गलत सही आप जैसे सोचो, तो जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे का क्या थॉट है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम उसको रिप्लेस करते हैं विथ रैशनल एंड रियलिस्टिक थॉट्स। ओके, मतलब आपकी सोच की वजह से आपका बिहेवियर अगर खराब है तो हम आपकी सोच को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सोच बदलने की कोशिश करते हैं। ओके, चैप्टर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इसकी वन शॉट भी आ जाएगी 1-2 दिन में। एक और दूसरा कलर कौन सा चूज़ करूँ? चलो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, सो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर एटीट्यूड कंसिडर लर्न टेंडेंसीज। एटीट्यूड को हम क्यों बोलते हैं कि ये लर्न टेंडेंसीज है, सीखी हुई चीज़ें हैं? एटीट्यूड कैसे डेवलप होती है? एटीट्यूड पहली बात तो एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन से डेवलप होती है। आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही होगी, आप दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, अगर वो वैसी आपकी एटीट्यूड डेवलप हुई है। अब जब जो चीज़ें एक्सपीरियंस और एक इंटरेक्शन से हुई हैं, वो तो सीखी गई चीज़ है ना, तो हम कहेंगे ये सीखी हुई टेंडेंसी है। ये सवाल ही क्या है, मतलब देखो अभी हम ऐसे ना मैथ्स को ट्रोल करते हैं कि ये ट्रायंगल बोल के बोलेगा कि प्रूफ दिस इज ए ट्रायंगल। तो इस सेम तरीके का क्वेश्चन इधर भी आ गया है कि एटीट्यूड पता है लर्न टेंडेंसी है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि इसको हम लर्न टेंडेंसीज क्यों कहते हैं। सेम कि पता है ट्रायंगल है, फिर भी प्रूफ करो ये ट्रायंगल है। इसलिए मैथ्स नहीं पसंद था, बट अभी इधर भी ऐसा ही कहानी है, हर जगह एक ही चीज़ है। हम कहाँ भागे, कहाँ जाए, इंसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हम फैमिली और अपनी जो पीयर ग्रुप है उससे सीखते हैं, और ये मीडिया और कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो क्योंकि हम अपने घर वालों से, अपने जो यार दोस्त है, सोशल बीइंग्स है, जो दूसरे समाज में लोग हैं, उनसे सीखते हैं, और हमारी ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हमारे मीडिया और कल्चर से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। दैट्स वाई वी से इट इज लर्नड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के दो फंक्शन, मतलब एटीट्यूड या एटीट्यूड क्या कहेंगे हम उसको? एटीट्यूड इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड्स, तो ये फंक्शन ऑफ एटीट्यूड से आपका टॉपिक है।
सो एटीट्यूड सर्व्स इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फंक्शन। इसके दो फंक्शन बताओ। पहली फंक्शन तो ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। अब दुनियादारी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप जानते हो, सीखते हो, इसको ऑर्गेनाइज करते हो। दूसरी बात, आपके बिहेवियर को कैसी होनी चाहिए उससे गाइड करती है, और आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन क्या होगा उसको ये करने में मदद करती है। ओके 38 हाउ डज एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सेम वही बात है, सोच जैसी विचार वही, जैसे वो एक आता है ना, नहीं विचार नहीं, व्यवहार, ये क्या लिख दिया, हिंदी तो नहीं आ रही है, बिहेवियर, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो आती हैं। 10 तक मैंने पढ़ी हुई, एक्चुअली 6 से लेकर 10 तक मैंने हिंदी पढ़ी हुई। इस चैनल पे मैंने हिंदी पढ़ाई हुई भी है, आप पहले भी आप देख सकते हो। सो कॉन्सेप्ट एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप से आया है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो वही बात है कि एटीट्यूड शेप हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। तो आपका एटीट्यूड जिस तरीके से रहेगा उससे ये पता चलेगा आप किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अब इसके क्या कैसे इफेक्ट होती है, तो इससे ये इफेक्ट होता है कि आपकी क्या चॉइसेस रहेंगी और आप किस तरीके का डिसीजंस लोगे। दूसरी बात है आपकी कैसे एक्शन रहेगी कोई भी सोशल सिचुएशन में। ओके देन क्वेश्चन नंबर 39, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आओ माँ देखो, ये फिर से मैंने मुंडी उठाया और मेरे पूरा गर्दन में दर्द हो गया। ओके सो कॉन्सेप्ट इज प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको भी मैंने पढ़ाया है। प्रीजुडिस मतलब बिल्कुल ही नहायत ही निगेटिव एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कम ज़्यादा समझना, फेयर अनफेयर करना, पार्शियलिटी वगैरह करना। जैसे जैसे कोई घर पे ऐसे एक सिंपल एक ऐसे सोसाइटल लेवल पे एग्जांपल अगर मैं दूँ, इस चीज़ को ऐसे कोई पर्सनल लेवल पे मत लेके जाना। जैसे घर पे किसी घर पे लड़की होना मतलब जैसे पाप ही हो जाना। लड़की पैदा हुई है मतलब पाप हो गया है, अब इसको कैसे विदा करेंगे, कैसे इसकी मतलब शादी करवाएंगे, दहेज देंगे, इसी चीज़ को लेके टेंशन है, मतलब पूरा नेगेटिव एटीट्यूड। और दूसरी एक सिचुएशन ऐसी होती है कि लड़की भी है लड़का भी है, अब इसको पाप नहीं समझ रहे हैं पूरा, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं समझ रहे, बट स्टिल किसी जगह पे लड़के को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लड़की को मतलब प्रेफर नहीं कर रहे, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ पे उसकी तरफ पूरा नेगेटिव एटीट्यूड है, प्रेजुडिस, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस, मतलब टोटल नेगेटिव एटीट्यूड। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर बिहेवियर, कि जो लड़का है उसको आपने किसी चीज़ के लिए अलाउ कर दिया लेकिन लड़की को आपने नहीं किया, तो वहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेट किया। अब कहीं पे ऐसा है कि लड़की को आप देख ही नहीं सकते, वो आपके सामने ही नहीं आ सकते, आप इसको बिल्कुल हेट करते हो, सो दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड, दैट इज प्रेजुडिस। ओके क्वेश्चन नंबर 40, वाई आर स्टीरियोटाइप रेजिस्टेंट टू चेंज। तो जो स्टीरियोटाइप्स है, ये टॉपिक हमारा स्टीरियोटाइप्स है। सो स्टीरियोटाइप रेजिस्टेंट टू चेंज, जो स्टीरियोटाइप्स है वो क्यों चेंज नहीं होना चाहती है, रेजिस्ट करती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। ओके रेजिस्टेंस मतलब रोकना। तो स्टीरियोटाइप्स आर सिंप्लीफाइड बिलीव्स अबाउट ग्रुप्स। तो अब कोई बिलीव है, मतलब बहुत सदियों से कोई बिलीव अगर चलता आ रहा है तो वो चेंज को रेजिस्ट ही करेगा। ये क्यों है, से रीइंफोर्स्ड बाय सोशल लर्निंग एंड मेंटेन बाय सिलेक्टिव परसेप्शन। तो क्योंकि ये सदियों से ऐसे सोसाइटी में परसेप्शन ही ऐसा चल रहा है कि चीज़ें ऐसी होती है, तो अचानक से कोई चेंज लाना मुश्किल है, क्योंकि ये मेंटेन बाय सिलेक्टिव परसेप्शन। हमारे जो सोसाइटी में लोग इस चीज़ को ऐसी किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से ही परसीव करते हैं, इसीलिए ये बहुत टाइम से मेंटेन होती आ रही है, इसलिए इसको चेंज करना मुश्किल है। एंड रीइंफोर्स्ड बाय सोशल लर्निंग, और सोसाइटी में सिखाया ही यही जाती है, तो इसको जो मतलब सीधी बात है, जो बचपन से सिखाया जाता है, जो बचपन से माना जाता है, उसको चेंज करना मुश्किल ही है। तो क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा जो चलता आ रहा है, बहुत ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, सबको सिखाते हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है इसको चेंज होने में। क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट एनी 2 स्ट्रेटेजीज फॉर एटीट्यूड चेंज। अब इतना जो एटीट्यूड के बारे में बात करा, उसको चेंज करने की 2 स्ट्रेटेजी, कोई तो होगा ना तरीका, वो तरीका क्या है। सो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से हम एटीट्यूड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टॉपिक है एटीट्यूड चेंज से कैसे, पर्सुएशन बाय क्रेडिबल सोर्सेज एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो 2 तरीका है। तो पर्सुएशन बाय क्रेडिबल सोर्सेज मतलब आपका किसी भी चीज़ के प्रति कोई एटीट्यूड है, लेकिन कोई ऐसा क्रेडिबल सोर्स है, मतलब कोई ऐसा पावरफुल सोर्स है जो आपको परस्यूट कर रहा है
किसी चीज़ को मतलब पर्सुएट मतलब कन्विंस कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, जो इंसान बहुत पावरफुल है, तो उससे आपका मतलब सोर्स अगर क्रेडिबल है तो भी आपका एटीट्यूड चेंज होगा। और कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो कॉग्निटिव मतलब हमारा जो दिमाग में चलता रहता है कहानी, उस पे भी अगर हम थोड़ी रिफ्रेमिंग करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, उससे भी हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, और इसके बाद वी विल बी गुड टू गो टू चैप्टर 7 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, और हम लास्ट 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे 50 क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, मैं आराम से कर रही हूँ। शुरू से मेरा एनर्जी जैसा है अभी भी मेरा एनर्जी वैसा ही है, तो आप लोगों की भी एनर्जी वैसी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाए, रिजल्ट जैसे ही आए, कमेंट करना है कि कितना नंबर आया है। ओके, मैं खुश हो जाऊंगी। हाउ डज सोशल लर्निंग इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, तो वही पूरी कहानी वही बात है कि सोशल लर्निंग से एटीट्यूड कैसे फॉर्म होती है। अब जो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, जो इमिटेशन से सीखते हैं, वही एटीट्यूड है। अब सोसाइटी में इंडिविजुअल हम पेरेंट्स की और पीयर्स मतलब जो हमारे साथ के लोग हैं उनकी कॉपी करते हैं, पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हमारा एटीट्यूड फॉर्म ऐसे ही होता है। और फिर हमारे जो मीडिया है, कल्चर है, वो हमें जिस तरीके की चीज़ें सिखाती हैं, जैसे ओपिनियन देती हैं, वैसे हम सीखते हैं, तो वही से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। वही कहानी है। जैसे कोई वन इंसान है, कोई मतलब सेलिब्रिटी, पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को बहुत मानते हैं, मीडिया पर्सन को बहुत मानते हैं, वो जिस चीज़ को प्रमोट करेगा वो वही करेगा। जैसे मैं जब स्कूल में थी तब, जैसे अभी अभी भी हनी सिंह तो है ही रेलिवेंट, बट उस टाइम पे हनी सिंह का इतना क्रेज़ था, तो मेरे क्लास के बहुत ऐसे लड़के थे जो हनी सिंह का जो हेयर कट है, हनी सिंह कट करके ऐसे मतलब आते थे। एक तो मेरी लड़की मेरे साथ थी, मतलब क्लासमेट, तो उसको हनी सिंह बहुत पसंद था, तो उसने अपनी जो बॉयफ्रेंड है उसको बोला कि तुम हनी सिंह का कट करके आओगे, नहीं तो मैं बात ही नहीं करूँगी। फिर वो बंदा भी कट करके आया, हनी सिंह वाला। अब वो देखेगी कहाँ से, देखेगी आप लोग ही देखोगे, 12th वाले बच्चे, वो नहीं दिखेगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर वो देखेगी तो मेरे को मारेगी नहीं। ओके, मैं थोड़ा और पानी पीती हूँ, फिर हम चैप्टर 7 ख़त्म करते हैं। ओके, हमारा भी है चैप्टर 7, लास्ट चैप्टर, आखिरी सवाल, सॉरी आखिरी सवाल नहीं, आखिरी चैप्टर 7 का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 50। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर 7, सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेस इज व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, स्टेट एनी 2 रीजन्स। तो लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, ये सवाल। ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप फॉर्म करना, इस ग्रुप फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है। और ग्रुप फुलफिल इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स, इसके वजह से लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अब 2 रीज़न क्या है, पहली बात तो लोगों में सिक्योरिटी आ जाती है, दूसरी बात कॉमन गोल्स को अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। जैसे एक ग्रुप में सारे बच्चों का एक गोल होता है, तो एक कॉमन गोल के टूवर्ड्स अगर काम करते हैं तो लोगों में जो काम करने की जो अर्जेंसी है या फिर जो इंटरेस्ट है, जो मोटिवेशन है, वो भी बढ़ जाता है। ओके, नंबर 44, हाउ डज ए ग्रुप डिफर फ्रॉम ए क्राउड। क्वेश्चन नंबर 44, सो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज ए ग्रुप डिफर फ्रॉम ए क्राउड। तो जो क्राउड है, जो भीड़ है, उससे हमारी जो ग्रुप है वो कैसे डिफर करती है, दोनों अलग अलग कैसे हैं। सो ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज सोशल यूनिट, जो ग्रुप है वो एक सोशल यूनिट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, और भीड़ जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। सो ग्रुप में जो रूल्स है, जो नॉर्म्स हैं, वो एकदम से मतलब फिक्स्ड है, और जो क्राउड है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वो तो ऐसे ही भीड़ जमा हो गई, 2 लोगों को मारपीट करते देखा, जमा हो गई, कुछ कहानी लोग सुना रहे हैं, जमा हो गई, कोई आर्टिस्ट है जो स्ट्रीट पे बैठ के अपना आर्ट शो कर रहे हैं, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप वो है जहाँ पे आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स होती है, तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर बताएंगे तो पहली बात तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, और यहाँ पे सपोर्ट और इमोशनल इंटीमेसी होगी। क्योंकि प्राइमरी ग्रुप आपकी कैसी होती है, जो आपकी फ्रेंड सर्कल है वो है, या फिर आपकी जो फैमिली है, तो फैमिली में आप आमने सामने बात करोगे। दूसरी बात है आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगी फ्रेंड से, फैमिली से, और इमोशनल इंटीमेसी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 46, वाई डज सोशल लोफिंग ऑकर इन ग्रुप। सोशल लोफिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्या कहते हैं सैम्पल पेपर में भी आया था। इस सोशल लोफिंग को कैसे मतलब रिड्यूस कर सकती है, क्वेश्चन मैंने 2-4 बार करवा दिया, इसलिए मैंने नहीं लिया इधर। सो वाई डज सोशल लोफिंग ऑकर इन ग्रुप। तो सोशल लोफिंग क्यों होता है, सोशल लोफिंग इज़ लाइक, जब लोग ग्रुप में होते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल अपना एफर्ट थोड़ा कम कर देता है, मतलब उसको लगता है कोई और कर लेगा, फिर किसी और को लगता है कोई और कर लेगा,
तो इस तरीके से, तो इसको हम कैसे मतलब ये होता क्यों है, क्योंकि लोगों को डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब लगता है कि मेरी जगह कोई दूसरा कर लेगा, और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ग्रुप है तो सबका एक कॉमन गोल है, तो लगता है कि इंडिविजुअल का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन गोल है, ग्रुप का गोल है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन। हम धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, बट 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, इधर देख सकते हो, बट ठीक है। व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन, 1 घंटा क्या 2-3 घंटा भी हो जाए, बट आप लोग को फायदा होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। कॉन्सेप्ट ग्रुप पोलराइजेशन, तो ग्रुप पोलराइजेशन इज व्हाट, पहले ये जानो। सो ग्रुप पोलराइजेशन रेफर्स टू चेंज इन ग्रुप डिसीजन आफ्टर डिस्कशन। सो जब ग्रुप में डिस्कस करते लोग कोई करके कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। अभी ये क्या चीज़ है, तो देखो अभी फिर से वही चीज़ है कि आपको सिर्फ पूछ दिया व्हाट इज़ दिस, बट व्हाट इज़ दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स, तो आपको थोड़ा कहानी लिखना है। सो कहानी में आपने ग्रुप पोलराइजेशन क्या है लिख दिया, अब इसकी मीनिंग क्या है। सो इनिशियल व्यूज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ग्रुप बिकम्स मोर एक्सट्रीम, तो 2 चीज़ और कहानी बना के आप ऐसे लिख दो। ओके, अब क्या कहानी है समझ आइए ना, कि ग्रुप इनिशियल व्यूज बिकम स्ट्रॉन्गर, की जो भी व्यूज होती है, मतलब जो भी ओपिनियन है वो स्ट्रॉन्गर होती है, एंड ग्रुप डिसीजन बिकम मोर एक्सट्रीम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिसीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज ग्रुप मेंबरशिप इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। सो किसी के पास अगर ग्रुप की मेंबरशिप है तो वो किस तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज करेगा। सो वो कॉन्फॉर्मिटी को एनकरेज करेगा एंड इंडिविजुअल एक्शन को भी गाइड करेगा। ग्रुप शेप बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो जब किसी के पास ग्रुप की मेंबरशिप होगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो कॉन्फॉर्मिटी, मतलब कॉन्फॉर्मिटी इज लाइक कि तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब मैं अब हम ग्रुप का मेंबर है तो इसके तरह चलना है, ऐसे ये चीज़ें करनी है, और इंडिविजुअली भी ग्रुप में क्या एक्शन लेना है उसको भी गाइड करेगा ग्रुप का मेंबर अगर है। मतलब कोई अगर कॉमन गोल है तो किस आदमी को क्या करना है वो अगर डिफाइन रहेगा, जो नॉर्म्स है वो अगर डिफाइन रहेगा तो वो काम भी करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, वाई आर टीम्स कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन ग्रुप। अब ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम क्यों है। देखो पहली हमने 3 चीज़ हैं हमारे पास, टीम है, ग्रुप है और क्राउड है, फिर एक और आएगा मॉब, ऐसे करके भी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी टीम है, मतलब सबसे इफेक्टिव, फिर है ग्रुप, फिर है क्राउड और फिर है मॉब। तो ये क्या क्या है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमारा आखिरी क्वेश्चन मॉब के बारे में ही है, उसमें पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 49, वाई आर टीम कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन ग्रुप। सो टीम इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स, तो ग्रुप का भी कॉमन गोल है और टीम का भी शेयर्ड गोल है, बट टीम में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती है, क्योंकि टीम में जो रोल्स है वो फिक्स्ड होती है, डिसाइडेड होती है, और टीम में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन हाई होती है ग्रुप से। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी सवाल 7 करोड़ का, फिर हमारा 3 और 4 मार्क्स का भी नीचे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखाऊंगी सवाल, ये सीक्रेट। सो स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मॉब बिहेवियर। सो मॉब बिहेवियर क्या है। सो मॉब बिहेवियर इज कलेक्टिव एंड इमोशनली ड्रिवन। सो मतलब अचानक से एकदम से इमोशनल होके कोई एकदम भीड़ जमा हो गई, किसी के घर पे पत्थर मार रहे हैं, किसी पे धरना पे बैठ गए, सो दैट इज मॉब बिहेवियर। सो लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यहाँ पे लोग जो है ना अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल चीज़ें भूल जाते हैं और बस जो मतलब जो टारगेट है उस टारगेट को बस चेज करते रहते हैं। एंड इम्पल्सिव और इरेशनल एक्शन होते हैं, जो एक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और इरेशनल होती है। ओके, मतलब कोई आता पता नहीं है क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट में हमने 7 चैप्टर के 50 क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। बट जिस तरीके से मेरी एनर्जी शुरू से लेके एकदम अंत तक एकदम सही रहा है, एकदम सेम एनर्जेटिक रही है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसी एनर्जी से पढ़ो। और टेलीग्राम कम्युनिटी हमारा है बिलव्ड कम्युनिटी, उसको ज्वाइन करो। और साथ के साथ मेरा नाम आप लोग जानते हो क्या, मुझे मेरा नाम है प्रियशी सूत्रधर। आप इंस्टा पे सर्च करोगे तो साइकोलॉजी करके एक बुक है, उसी के साथ मेरी डीपी भी आ रही होगी,
तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी ढूंढ के आराम से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और क्या चाहिए नहीं चाहिए चीज़ें क्या है। ओके, थैंक